पिछले अध्याय में शियू और उनकी टीम अपने मिशन पर थे और अचानक एक सायरन बज गया जिसने उन्हें बताया कि शहर ने अभी एक पीला चेतावनी कोड घोषित किया है। इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय अपने मिशन को छोड़कर एसोसिएशन के पास जाने के कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन निराशाजनक रूप से एसोसिएशन का कर्मचारी भी स्थिति के बारे में अनजान था। शुक्र है मिस्टर चांग आ गए और उन्होंने बताया कि शायद ये बर्फीले ड्रैगन के अवशेषों का मामला हो सकता है जिसे एक टोटेम की मदद से हराया गया था। लेकिन अचानक टोटेम ने सिर्फ शियू से बात की, उसे सूचित किया कि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब अगले हिस्से की ओर जिंगजिंग ने शियू के परेशानी भरे चेहरे को देखा तो उसने पूछने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई कि वो ठीक है कि नहीं, जिस पर उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वो तो बस मूर्ति को निहार रहे थे, जिससे बाकी सब राहत महसूस करने लगे। जबकि शियू अभी भी मूर्ति के साथ बातचीत के कारण गहरे विचार में डूबे हुए थे और यह उसी तरह का अनुभव था जैसे जब वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी अलौकिक प्राणी जैसा नहीं दिखता क्योंकि ये तो बस एक मूर्ति है जो काफी पहले पत्थर के राक्षस की शक्ल में बनाई गई थी। तो इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ये किसी आत्मा में या किसी और चीज में तो नहीं बदल गया। मगर अगर ये कोई अलौकिक प्राणी में बदल गया होता तो दूसरे पालकों को अब तक इसका पता चल जाना चाहिए था क्योंकि ये क्षेत्र काफी व्यस्त है। तो यहाँ पालकों की संगठना के आसपास उच्च स्तर के जानवर आम बात है और टेलीपैथी का इस्तेमाल करने वाले पालक भी खूब हैं। शियू गहरे विचार में डूबे हुए थे तब मिस्टर जंग उनसे विदा ले लिए क्योंकि उन्हें और भी काम थे और इसीलिए चांग काई ने वापस जाकर धरती के चूहों का शिकार करने का सुझाव दिया। मगर शियू के अब मूर्ति की वजह से और भी योजनाएं बन गई हैं, इसलिए वो जल्दी से उन्हें छोड़कर निकल जाते हैं इससे पहले कि वो उन्हें रुकने के लिए और आग्रह कर सकें, जिससे जैन काय थोड़ा निराश भी होते हैं क्योंकि वो शियू के साथ घुलने मिलने की उम्मीद कर रहे थे और उन्हें शियू का कांटेक्ट भी नहीं मिला। कुछ पलों के बाद शियू अब पिंकिंग डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में थे और अपने मौजूदा दुनिया के इतिहास के बारे में किताबें पढ़ रहे थे। इसके साथ अब वो जान गया है कि ये दुनिया के इतिहास को मोटे तौर पर 3 एरा में बांटा जा सकता है। वे हैं लेजेंड्स एरा, टोटेम एरा और तमिंग एरा। लेजेंड्स एरा वो समय था जब पहले किंवदंती के जानवर पैदा हुए और जब उन्होंने ग्रह पर राज किया। टोटेम एरा वो समय था जब इंसानों ने आकर बसना शुरू किया और रहने लगे। और आधुनिक समय भी, जिसका मोड़ 1 सदी पहले आ चुका था। 7 मानव राष्ट्रों ने एक गठबंधन बनाया, लेकिन कुछ खास वजहों से बहुत सारी जानकारी अभी भी गायब है। उदाहरण के तौर पर पहले लेजेंड जानवर के गायब होने की कोई वजह नहीं बताई गई है और 2000 साल पहले ग्लेशियर सिटी में क्या हुआ था उसकी कहानी अभी भी सत्यापित नहीं हुई है। इसके बावजूद वो जो ढूंढ रहा था वो तो नहीं मिला, लेकिन बाकी चीजों की भरमार की जानकारी जरूर मिली। हालांकि वो खुद को समझा रहा था कि जिज्ञासा ना दिखाए और वहाँ से बस चला जाए क्योंकि पिछले जन्म में वैसे भी वो पुरातत्व वेत्ता रह चुका था और किस्मत के एक अजब मोड़ से उसे मिथकों की एक अनजान शाखा का पता चला। उसकी जिज्ञासा ने उसे अपना करियर बदलने पे मजबूर किया और वो मिथाकार बन गया। फिर क्या, अपने टीचर के साथ इस अनजान मिथक की शाखा में खंडहरों को एक्सप्लोर करना उसका रोज का काम बन गया। एक बदकिस्मत दिन पहाड़ उस पर गिर पड़ा जब वो एक खंडहर की खोज में था और वो जिंदा दफन हो गया और उसके बाद उसने यहाँ की यात्रा की। अब जबकि उसे दूसरी जिंदगी मिली है, वो अपने फैसलों पर दोबारा सोच विचार कर रहा था, खुद से यह समझाने की कोशिश करते हुए कि ये न करे, हैरान होते हुए कि वो घर पर क्यों नहीं रह सकता था और गेम्स खेलता या कॉमिक्स का मजा लेता। क्यों उसे खतरनाक बातों की खोज करने की जरूरत थी। खैर, वो इस दुनिया में आ गया है जो और भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अब वो चाहता है कि एक पूर्ण जीवन जिए सुरक्षित वातावरण में। वो अपनी मौजूदा जिंदगी का आनंद लेना चाहता है। हालांकि इस दुनिया के इतिहास से जुड़े और रहस्य हैं और एक वास्तविक मिथकीय तंत्र है। वो अपने पिछले जीवन के नक्शे कदम पर नहीं चल सकता। इसलिए उसने जो किताब पढ़ रहा था वो बंद कर दी और वहां से चला गया। लेकिन उसके डिस्मे वो अभी मूर्ति के सामने था, पूछ रहा था कि क्या उससे दिन में बात की थी, पर मूर्ति ने जवाब नहीं दिया। तो उसने फिर पूछा, क्या वो ये कहना चाह रही है कि जो कहानी उस बंदे ने बताई थी वो गलत थी। पर मूर्ति खामोश ही रही और तू ज्यादा चिढ़ गया। तो उसने धमकी दी कि वो जाने वाला है अगर वो कुछ नहीं बोलेगी। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जो इतिहास का वर्षन मिस्टर जांग ने बताया था वो सब अनुमानों पर आधारित था, बिना किसी सबूत के। तो वो फिर से कोशिश करता है, इस बार दिल से। उसने मूर्ति से कहा कि वो उसे बताए ताकि वो बाकी लोगों को सच बता सके। इस पर मूर्ति ने रिएक्ट किया और हिलने लगी। पर उसके हैरानी की बात ये हुई कि मूर्ति में दरार आ गई और वो टुकड़ों में टूट गई। उसी समय उसमें से बैंगनी बिजली का एक झटका निकला और जोरदार धमाका हुआ, जिससे शिरयू एकदम से चौंक गया। अब उसे एहसास हुआ कि वो बर्बाद हो जाएगा अगर वो फिर से पुरातत्व का काम करेगा। ये काम तो बहुत खतरनाक है। इससे तो जानवरों को काबू करना भी कम खतरनाक लगता है। जैसे वो भागता है और चिल्लाता है कि 11th आके उसे बचा ले। इधर पूरे शहर ने देखा यार, जो हंगामा शिरयू ने कर दिया। बाकी जिलों के बड़े लोग और एसोसिएशन के मेंबर भी भांप गए कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद शियू पसीना पसीना हो रहा था जब वो 11 को बांस की किल्ली खिला रहा था।
उम्मीद में कि 11 जल्दी बड़ा हो जाए और उन दोनों की अच्छे से रक्षा करे। 11 को ये खास देखभाल बहुत पसंद आई। इधर शिर्यू के अंदर तो डर के मारे हालत खराब हो रही थी। सोच रहा था उसने क्या कर दिया है, तो उसने सोचा कि अभी घर पर ही रहे, पता लगने तक कहीं नहीं जाएगा, बस सब्जी और दवाई लेने ही बाहर निकलेगा। फिर उसने कीड़े को देखा और उसे भी वही करने को कहा जो 11 कर रहा था, क्योंकि उसे जरूरत थी कि कीड़ा खाए और सिल्क बनाए, क्योंकि वो अभी भी कल सुपर साइट सिखाने की थकान से उभर रहा था। और फिर ये हुआ। अगले दिन 11 मस्त लग रहा था जब वो शिर्यू को स्माइल दे रहा था, और शिर्यू गहरी सोच में था। सोच रहा था कि उसने अभी तक 11 को इंटिमिडेट और एब्सोल्यूट स्लम्बर नहीं सिखाया है, क्योंकि वो हाई लेवल की स्किल्स हैं, तो इससे उसे और भी ज्यादा थकान होगी। तो वो फैसला करता है कि अभी इंतजार करेगा और सीखे हुए कौशलों की महारत बढ़ाने पर ध्यान देगा। फिर शिर्यू रुई के कीड़े को बुलाता है, उसे बताता है कि आज उसे 11 का ट्रेनिंग पार्टनर बनना है और इनाम में उसे एक्स्ट्रा खाना भी मिलेगा। उसने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि रुई का कीड़ा अब अपनी रेशम का इस्तेमाल ज्यादा लचीलेपन से कर सकता है, और उसने जो तकनीक विकसित की है वो है रेशम किरण। हालांकि इसकी मौजूदा शक्ति से वो उसके द्वारा सड़क के किनारे से खरीदे गए कपड़ों को भी भेद नहीं पा रहा है, शिर्यू फिर भी इसकी रफ्तार से संतुष्ट है। इसके साथ शिर्यू को लगता है कि यह 11 के ट्रेनिंग के लिए एक बढ़िया तरीका है, चाहे वो रेशम की तेज और बारीक किरणों को चकमा देना हो या रेशम के संपर्क बिंदुओं का अंदाजा लगाकर अपने शरीर के उस हिस्से को मजबूती देना हो जहां संपर्क होने वाला है। इसीलिए वो उन्हें खुद से ट्रेनिंग करने के लिए छोड़ देता है और खुद किराने का सामान लेने बाहर निकल जाता है। कुछ पल बाद शियू अब बस स्टॉप पर था, लेकिन उसके आश्चर्य की बात है, लोग कल के जोरदार धमाके की वजह से आज के दिन टेमर्स एसोसिएशन के दरवाजे बंद होने की बात कर रहे थे। इसके साथ ही शियू को एहसास हो गया कि लोगों ने बगीचे में टूटी हुई पत्थर की मूर्ति जरूर देख ली होगी। वो बस उम्मीद कर रहा है कि उन्हें पता न चले कि इसके पीछे उसका हाथ है। और भले ही वहाँ कोई और नहीं था और यहाँ CCA.T.V भी नहीं है, फिर भी वो परेशान था, क्योंकि ये दुनिया जादुई शक्तियों की आम बात है। तो हो सकता है उन्होंने कोई नया तरीका निकाला हो गुनहगारों का पता लगाने का, मगर वो खुद को पकड़वाने नहीं जाएगा जब तक कि उसे पता न चल जाए कल क्या हुआ था। उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वो ऐसे बर्ताव करे जैसे उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। उधर उस जगह पर जहाँ बड़ी दरार थी, कई लोग उसके सामने खड़े होकर देख रहे थे, और जैसा कि उन्होंने सोचा था, ये एक अनखोजा आयाम था। इसे प्राचीन खोया हुआ आयाम भी कहा जा सकता है, जैसे कि उन्होंने डॉक्टर लू से पूछा। उन्होंने डॉक्टर लू से उसके ख्यालात के बारे में पूछा, जिस पर वो बोली कि शायद ये उनके लिए एक और मौका हो सकता है, क्योंकि वो रोन नाम के बर्फीले ड्रैगन को समझ नहीं पाई। उनके पास अब भी बहुत कम जानकारी है, इसलिए वो निश्चित तौर पर नहीं जान सकते कि ग्लेशियल प्लेन का सच क्या है, पर हो सकता है इस आयाम के अंदर उन्हें कुछ और सुराग मिल जाए। पर इससे पहले उसने पूछा कि जब ये खंडहर दिखा तब और भी कुछ अजीब घटनाएं दूसरी जगहों पर हुई क्या। इस पर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उसे बताया कि तामर्स एसोसिएशन के बगीचे में रखी एक पुरानी पत्थर की मूर्ति टूट गई है। इससे डॉक्टर लू ने निष्कर्ष निकाला कि यह बर्बाद आयाम इत्तेफाक से नहीं आया और सामान्य इतिहास के संकेतों को छुआ होगा, जबकि वो सोच रही हैं कि क्या कोई इतिहास की आवाज सुनने में सक्षम आदमी आया हो। 4 दिन बाद 11 अपनी बंदूकों को मोड़ रहा है और शिर्यू बेचैन है कि वो किसी ऊंचे दर्जे के प्रतिद्वंदी को हराते हुए 11 को देख पाए। हालांकि 11 सिर्फ 5वें स्तर पर है, उसके पास अनुभवी स्तर की क्विक हील सुपर साइट और दक्ष स्तर की हार्डन है। इसके साथ आखिरकार अजेय संयोजन पूरा हो गया है, लेकिन उपयुक्त प्रतिद्वंदी ढूंढना मुश्किल है, तो 11 को अब ट्रेनिंग जारी रखना ही सबसे अच्छा होगा, और ये भी समय है कि वह और पूरक खरीदे। तो वह दोबारा 100 हर्ब्स हॉल गया, पर इस बार वहाँ के कार्यकर्ता ने उसे खर्चे कम करने की सलाह देने की हिम्मत की, क्योंकि वो उसके खरीदारी की आवृत्ति से चिंतित था, जिसे शिर्यू मानते हैं। पर उसे हैरानी होती है जब कार्यकर्ता बताता है कि उसने दक्षिण के फार्मेसी से सुना है कि 2 दिन पहले एक छात्र ने कुछ डिब्बे गोलियां खरीदी हैं, और वह व्यक्ति उससे कहीं अधिक पागल था। इस वर्णन से उन्हें अनुमान हो गया कि यह चिंकई ही होगी। हालांकि कार्यकर्ता खुद को रोक नहीं सका, लेकिन आह भरते हुए कहा कि आजकल के छात्र कितने बेतुके हैं। लेकिन चूंकि यह इस विशेष कार्यकर्ता के साथ शियू की सबसे लंबी बातचीत थी, वह पूछता है कि टैमर्स एसोसिएशन ने अपने दरवाजे क्यों बंद कर लिए हैं, जिस पर कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक जवाब देता है कि उसने सही व्यक्ति से पूछा है, भले ही यह अभी तक आधिकारिक नहीं है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि पिंकिंग उड़ान भरेगा। इस कथन ने शियाओयू को भ्रमित कर दिया, इसलिए उसने विस्तार से बताने को कहा। इसलिए कार्यकर्ता ने वैसा ही किया और उसे बताया कि उसके सूत्रों का कहना है कि एक अज्ञात क्षेत्र सामने आया है। यह एक वैकल्पिक आयाम की तरह है, जो उस आयाम से स्वतंत्र अस्तित्व में है जिसमें वे वर्तमान में है, जो कि अज्ञात क्षेत्र कभी एक वश में करने वाला आयाम था। इससे शिरायू को खुशी हुई, क्योंकि लगभग 1 सप्ताह हो गया था, लेकिन अब आखिरकार उसे कुछ जानकारी मिल गई और यह किसी तरह का संकट नहीं लग रहा था। जैसे वो मजदूर बता रहा था ना, कि जिसमें कहा गया था कि टेमिंग डायमेंशन तब ढह जाएगा जब टेमर की मौत हो जाएगी। कुछ जबरदस्त टेमर्स की टेमिंग डायमेंशंस उनकी मौत के बाद भी बाकी रहेंगी। ये बची हुई टेमिंग डायमेंशन एक स्वतंत्र अनचाहा क्षेत्र बना देगी, जिसे एक छोटी दुनिया भी कह सकते हैं।
इस बिंदु पर वो अनचाहा क्षेत्र अब ऊंचे दर्जे के जानवरों को बांधने की क्षमता खो चुका है। अब ये पूरी तरह से स्वतंत्र डायमेंशन है और सारे जीव इसमें प्रवेश कर सकते हैं। टेमर्स ने अपने जीते जी डायमेंशन को कितना विकसित किया है, उसके हिसाब से अंदर का वातावरण अभी भी कुछ जानवरों के विकास के लिए माकूल हो सकता है। हालांकि जब ये अनचाहा क्षेत्र टेमिंग डायमेंशन हुआ करता था तो उस वक्त से इसके प्रभाव कमजोर होंगे, पर अनचाहे क्षेत्रों में अभी भी ऊर्जा भरपूर है, तो ये आध्यात्मिक पौधों और पालतू जानवरों की खेती के लिए बढ़िया वातावरण साबित होते हैं। इसके बाद शी यू ने पूछा कि क्या यह टेमिंग डायमेंशन प्राचीन टेमर्स से आया है, जिस पर कर्मचारी ने पुष्टि की, क्योंकि उनके आधुनिक मानदंडों के हिसाब से उस समय के सबसे कमजोर टेमर्स भी लेजेंडरी रैंक पर थे, जो ग्रैंड मास्टर रैंक से एक दर्जा ऊपर होता है। और अगर वो वाकई में एक अनदेखा इलाका है तो वहाँ पे ढेर सारे दुर्लभ संसाधन या पालतू जीव जरूर मिलेंगे। और भले ही वहाँ कुछ ना हो, फिर भी वो एक जादुई जगह होगी जो लंबे टाइम तक कीमती संसाधन पैदा कर सकती है। तो अब जब ये पिंगचेन में दिखाई दिया है तो वहाँ के लोग तो बम्पर जीत गए, और अगर वो इसे ठीक से विकसित कर पाए तो उनकी अर्थव्यवस्था को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। मगर शिर्यू उतने उत्साहित नहीं थे जितने वो मजदूर था, क्योंकि अभी भी उस अनदेखे इलाके में मॉन्स्टर्स होने का खतरा बाकी है। मगर उस मजदूर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और भले ही वहाँ मॉन्स्टर हो, उसका विश्वास है कि बड़े लोग उनका ख्याल रख लेंगे। इसके साथ पक्का तू जगह छोड़ के गया होगा चैन की सांस लेके, क्योंकि लगा था कि मूर्ति का टूटना कोई खराब बात नहीं थी। पर अब उसे सोच के हैरानी हो रही है कि उसने भड़ास निकालते हुए एक पुरानी पत्थर की मूर्ति से बात करके कैसे अनदेखा इलाका बुला लिया, और क्या वाकई में इसका कोई सच्चा इतिहास से लिंक है। खैर, वो अब इससे परेशान नहीं होने का फैसला करता है, क्योंकि अब ये उसका मामला नहीं है। जबकि वो मिस्टर से माफी मांगता है मूर्ति, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो इतिहास को सच्चाई में बदल देगा, पर अब के हालात देख के लगता है वो शुरुआत भी नहीं कर पाएगा उस अनदेखे इलाके के करीब। पर चूंकि उसने वादा किया था, उसे अपने शब्द पर टिके रहना पड़ेगा, जैसे कि वो फिर से सोचेगा जब वो और मजबूत होगा। पर अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, अपने आप को भलाई की मदद के रूप में पेश करते हुए, जिससे शू को अच्छा लगा कि लोग उसे मदद भेज रहे हैं, क्योंकि वे जानते थे कि वह अनाथ है। पर चूंकि वो जवाब नहीं दे रहा था, तो दूसरी तरफ का व्यक्ति समझा कि अंदर कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने तोड़ फोड़ करने का फैसला किया, जिससे वह काफी ज्यादा चौंक गया। पर उससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, शिर्यू ने प्रतिक्रिया दी, उन्हें रुकने को कहा, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो कितने अच्छे हैं जो किसी के घर में टूट फोट करके मदद पहुंचाने आए हैं। इतनी शक्कीपन वाली इस बात से शिर्यू समझ गया कि असली वजह जो वो यहाँ पर है वो उसको पकड़ने के लिए है, उसने जो किया उसके लिए। और ये सोचना असंभव नहीं है कि कुछ ऊपरी जीव और पता लगाने, भविष्य देखने और पिछले कदम जानने की अजीब तरह की कलाएं जानते हो, क्योंकि वह कर भी क्या सकता था सिवाय गालियां देने के और दरवाजा खोलने के। अच्छा, ये तो डॉक्टर लियू निकली अपने वेनलाइन के साथ, और जैसे ही शियू ने दरवाजा खोला, उसने अपना परिचय लियू छिंगी के रूप में दिया, जो कि एंशिएंट कैपिटल यूनिवर्सिटी से पुरातत्व में पीएचडी है और ईस्टर्न ग्लोरी आर्कियोलॉजिकल एसोसिएशन की सदस्य भी है। और ये यहाँ इसलिए आई है क्योंकि इसके उसके लिए कुछ सवाल हैं और उम्मीद है कि वो इसका सहयोग देगा। ये जानकर शिर्यू को तो हैरानी हुई, लेकिन उसे इस सामने खड़ी युवती के लिए दया भी आई, क्योंकि उसे पता है कि पुरातत्व में कोई भविष्य नहीं है। ऐसा सोचकर उसने डॉक्टर लू का अपने घर में उदास चेहरा लेकर स्वागत किया। अब जबकि वो अंदर आ चुकी है, तो उसने बकवास छोड़कर सीधा शी-यू से कहा कि उसे शक है कि पत्थर की मूर्ति के टूटने में उसका हाथ है, जो कि पिंगचेंग टमर्स एसोसिएशन में हुआ था। लेकिन उसने उसे भरोसा दिलाया कि उसे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, उसे सिर्फ इतना जानना है कि क्या उसने उस मूर्ति से कोई आवाज सुनी थी। तो शिर्यू ने पूछा कि क्या वह मूर्ति जिंदा है, जिस पर उसने साफ किया कि वह एक निर्जीव वस्तु है। और चूंकि टेलीपैथी का इस्तेमाल सिर्फ इंसान को दूसरे जीवित प्राणियों से बातचीत करने की सुविधा देने के लिए होता है, उसे तो वो सुनाई नहीं देना चाहिए था। लेकिन हर चीज के अपवाद होते हैं, बेजान वस्तुएं भी होती हैं जिनमें विचार, विश्वास, दृढ़ संकल्प और भावनाएं समाई होती हैं। जीव जंतु तो धीरे धीरे अपनी एक आत्मा बना सकते हैं, मगर ये आत्मा एक अलौकिक सोच है और इसका जीवन, मन, विचार या आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पुरातत्व में उन्हें इतिहास के निशान कहते हैं और सिर्फ कुछ खास टेलीपैथी वाले ही इन निशानों को सुन सकते हैं। तभी तो पुरातत्व में जो लोग इस काबिलियत के मालिक होते हैं, उन्हें इतिहास की आवाज सुनने वाले या सुनने वाले कहा जाता है। इसी के साथ शी-यू अब जान गया है कि वह खास टेलीपैथी वालों में से एक है, जिसकी डॉक्टर लियू बहुत इज्जत करती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इतिहास की आवाज सुनने की क्षमता एक अद्भुत प्रतिभा है। क्योंकि इस दुनिया के इतिहास में बहुत सारी खाली जगहें हैं, अनगिनत सच्चाइयाँ दफन हैं, जबकि खंडहरों का पता लगाना उनके लिए इस दुनिया के इतिहास को समझने का मुख्य रास्ता होता है। लेकिन खंडहर अक्सर असामान्य शक्तियों से सुरक्षित होते हैं, इसलिए उन्हें समझना और खोजना बेहद मुश्किल होता है। मगर सुनने वाले आसानी से खंडहरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ढूंढ और समझ सकते हैं, साधारण पालकों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतरीन ढंग से।
जैसे जब वह आया था आत्मा को छेड़ने के लिए। पत्थर की मूर्ति उसने प्राचीन खंडहर के दिखाई देने का कारण बनाया, इसलिए ग्लेशियर सिटीज के इतिहास के पीछे का सच शायद इसकी वजह से सामने आ सकता है। और वो उसके लिए यहाँ आई क्योंकि वो प्रतिभाशाली है और ये उसे एक स्वाभाविक पुरातत्वविद बनाता है, तो वो उसे बुलाना चाहती है। पर उसके वाक्य पूरे करने से पहले ही शिर्यू तो मानसिक रूप से टूट चुका है, क्योंकि वो इस जीवन में ये पुरातत्वविद वाली बकवास नहीं करना चाहता और उसके मन में पहले से ही दूसरे प्लान है। जैसे कि वो कुछ पैसे कमाना चाहता है, एक पांडा पालना चाहता है, फिर एक सुंदर लड़की ढूंढना चाहता है और वे दोनों मिलकर एक बिल्ली पालेंगे। वे एक सुरक्षित शहर में जाकर रहेंगे जहां वे एक सुरक्षित और बेफिक्र जिंदगी जीएंगे। इसके साथ ही उसने डॉक्टर लूज के किसी भी पुरातत्व संगठन में शामिल होने के प्रस्ताव को बिना हिचकिचाहट के ठुकरा दिया, जिस पर डॉक्टर लू ने साफ किया कि उसने कभी भी उसे संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। और इस प्रतिभा के साथ उसका ऐसे छोड़ देना थोड़ा बर्बादी है, क्योंकि उसे मिलाकर इस वक्त पूरे राष्ट्र में सिर्फ 11 हीरो हैं। वो तो राष्ट्र द्वारा संरक्षित किंवदंती टेमर्स और दिव्य रैंक वाले जानवरों की संख्या से भी कम है। मतलब समझ गए ना, बंदा बड़ी चीज है। तो वो सोच रही है कि उसे किसी दूसरे संगठन में बुलाए और वो तुरंत मना भी नहीं करेगा, क्योंकि आदमी लोग अपनी बात खुल के वैसे भी कम ही कहते हैं। इस प्रतिभा का होना ये दर्शाता है कि उसे ये फील्ड पसंद आया होगा, नहीं तो उसने शायद ही कभी उस पत्थर की मूर्ति की आवाज सुनी होती। इस घटनाक्रम से शियू गहराई से सोच में पड़ गया कि सुनने वाले लोग किंवदंती टेमर्स और टोटेम गार्डियंस से भी दुर्लभ क्यों हैं, जिससे वो एक राष्ट्रीय खजाने जैसा बन गया। लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि फिर से नंबर 11 क्यों? क्या उसकी कुंडली में लिखा है या कुछ? और क्या सच में उनका मिलना इतना मुश्किल है? आपको उम्मीद होगी कि इस संगठन से जुड़ने पर ढेर सारे फायदे मिलेंगे, और डॉक्टर लू के न्योते में सच्चाई होते हुए भी लियो ने उसे दिल से बुलाया है, तो वो उसके कहने को सुनकर उसकी मदद करने का फैसला करता है। तो शिर्यू उससे पूछता है कि इस संगठन के बारे में और उसे क्या क्या फायदे मिलेंगे, जिसके जवाब में वो कहती है कि फायदे तो बहुत बड़े हैं। वो तो ये भी कह सकती है कि उसे किंवदंती टेमर के मुकाबले भी ज्यादा फायदे मिलेंगे। सीधे शब्दों में कहूँ तो जैसे ही वो संगठन का आधिकारिक सदस्य बन जाएगा, उसकी हैसियत एक किंवदंती प्रशिक्षक से भी बढ़िया हो जाएगी, अगर वो पा सके। पैसे हो तो क्या नहीं हो सकता। वो तो किसी खंडर को एक्सप्लोर करते टाइम लेजेंडरी टेमर्स को बॉडीगार्ड्स के रूप में भी हायर कर सकता है। बस इतने ही शब्दों में शाइनूस की आंखें चमक उठी, क्योंकि ग्लेशियर सिटीज टेमर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी तो सिर्फ ग्रैंड मास्टर हैं। अभी उन्होंने लेजेंडरी रैंक को तो छुआ भी नहीं है, और लेजेंडरी टेमर्स तो ओवरलॉर्ड रैंक के प्राणियों को भी कमांड कर सकते हैं। वो अक्सर पहली टायर के शहरों में महत्वपूर्ण दफ्तरों के इंचार्ज होते हैं। जैसे वो सोच रहा है कि ये संगठन कितना अमेजिंग होगा जिसे वो ज्वाइन करने वाली है, और लगता नहीं है कि ज्वाइन करने से उसे कुछ खोना भी है। लगता है जैसे वो किसी कहानी का मेन किरदार हो। किसी संगठन का सहारा होना अच्छी बात है, तो उसने सोच लिया है कि आगे का सफर आराम से ही चलेगा, और उसे लगता है कि वाकई किस्मत वाला है, क्योंकि किसने सोचा होगा कि एक नौसिखिया टेमर जो ढेर सारे लोन लिए फिरता था, वो रातों रात लेजेंडरी पर्सोना बन जाएगा। वो कैसे मना करे? लेकिन ज्वाइन करने से पहले वो खुद को संयमित करता है और उससे पूछता है कि संगठन में ज्वाइन करने के बाद उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, जिस पर वो जवाब देती है कि उसे कुछ भी तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ना, संगठन का ढांचा सीधा साधा है, तो मेंबर लोगों पे कोई खास पाबंदियां नहीं है, और किसी को कुछ जबरदस्ती करने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। ये बात तो है। वो मानती है कि ऐसी प्रतिभा वाले टेमर्स बैठे नहीं रहते खाली, क्योंकि हियरर्स तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं जब भी कोई नई पौराणिक रूइंस की खोज के बारे में खबर आती है, फिर चाहे उन्हें खोज का समर्थन करना हो या खुद उसे लीड करना हो। आखिरकार ये अनोखी क्षमता तो सामान्य लोगों के पास होती नहीं है। पर उसे क्या पता, शिर्यू को तो पिछले जीवन में ही इसका पूरा अनुभव हो चुका था। ये तो उसके लिए सपने सच होने जैसा था। दूसरे शब्दों में, अगर वो खुद पर काबू रखे तो संगठन में शामिल होने के बाद भी उसे खतरनाक जगहों पर अपनी ड्यूटी नहीं निभानी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर वो जब चाहे तब ढेर सारे संसाधनों, बॉडीगार्ड्स और जानकारी पा सकता है। इसी बात पे वो उत्साहित होकर उससे संगठन का नाम पूछता है, जिस पर वो बताती है कि इसका नाम नेशनल डिपार्टमेंट है, जो कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिगेशंस और रूइंस को मजबूती देने वाला विभाग है। लोग इसे उसके संक्षिप्त नाम से भी जानते हैं, 11वां विभाग। वो इस संगठन को खास विभाग समझ सकता है, जो महत्वपूर्ण खंडहरों से निपटता है, और इसके सदस्यों को पुरातत्व क्षेत्र के स्पेशल फोर्सेज के रूप में देखा जा सकता है। जबकि शिर्यू ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि फिर से नंबर 11 है, तो वो अब दोबारा सोच रहा था कि क्या वाकई उसे इस संगठन में शामिल होना चाहिए। पर चूंकि उसने उससे बहुत कुछ पूछा था जब वो उसके दरवाजे पर आई थी, और उसके पास यह अनोखी प्रतिभा भी है, तो अब उसे मना करना मुश्किल ही था। तो वो उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है इस संगठन में शामिल होने के लिए, और वो डॉक्टर लियू से पूछता है कि क्या वो भी 11वां विभाग की सदस्य है। लियू कहती है हाँ, और अभी विभाग में 11 सदस्य हैं, उन दोनों को मिलाकर, जिस पर शिव यकीन नहीं कर पा रहे थे कि फिर से नंबर 11 है। लेकिन जैसे ही शिव ने ज्वाइन करने का फैसला किया, डॉक्टर लियू ने उसका विभाग में स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने घोषणा की कि आज से वो एक परिवीक्षाधीन सदस्य है, जिस पर शियाओ ने खुशी से उनके हाथ मिलाए। पर जैसे ही उसने थोड़ा और सोचा, उसे एहसास हुआ कि उसे चकमा दिया गया है और वह एक आधिकारिक सदस्य नहीं है।
लाइक बटन दबाओ और देखने के लिए धन्यवाद।